हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली सिलेक्शन पॉइंट पर। चलिए देखते हैं घटना चक्र के अंतर्गत प्रतिदृष्टि करंट अफेयर में पर्यावरण विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आगामी होने वाले परीक्षाओं की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पारे पर मिनमाता अभिसमय COP4 पारे पर मिनमाता अभिसमय के पक्षकारों के सम्मेलन की चौथी बैठक 2 खंडों में आयोजित हुई थी। प्रथम खंड 1 से 5 नवंबर 2021 के मध्य ऑनलाइन माध्यम से संपन्न हुआ, जबकि दूसरा खंड का आयोजन 21 से 25 मार्च 2022 के दौरान बाली, इंडोनेशिया में संपन्न हुआ था। बाली में आयोजित सम्मेलन में इंडोनेशिया एक वैश्विक बाली घोषणा पत्र प्रस्तुत किया और इसमें मिनमाता अभिसमय के पक्षकारों से वैश्विक स्तर पर हो रहे पारे के गैर कानूनी व्यापार से निपटने का आह्वान किया गया था। हालांकि यह घोषणा पत्र गैर बाध्यकारी है, मतलब कि किसी भी राष्ट्र के लिए इस घोषणा पत्र को मानना बाध्यकारी नहीं है। पारे पर मिनमाता अभिसमय की बात करें तो 2013 में जापान में इस पर हस्ताक्षर हुआ था और यह मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को पारे के प्रतिकूल प्रभाव से बचाने के लिए विश्व की पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है। इस अभिसमय का नाम उस जापानी नगर अर्थात मिनमाता के नाम पर रखा गया जो 1950 के दशक में मिनमाता रोग का केंद्र बना था। मिनमाता रोग पारे की एक गंभीर विषाक्तता के कारण होने वाली एक तंत्रिका संबंधी बीमारी है। और आपको बता दें कि भारत ने 2014 में इस अभिसमय पर हस्ताक्षर किया था और 2018 में इसकी अभिपुष्टि की थी और यह अभिसमय 2017 से लागू हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 22 मार्च 2022 को स्विट्जरलैंड स्थित वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी IQ एयर द्वारा वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 जारी किया गया। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 में कुल 117 देशों के PM 2.5 आंकड़ों पर आधारित है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार वार्षिक औसत PM 2.5 अर्थात पार्टिकुलेट मैटर 2.5 सांद्रता की दृष्टि से शीर्ष 3 देशों की बात करें तो बांग्लादेश पहले स्थान पे, चाड दूसरे और पाकिस्तान तीसरे स्थान पे है। इस दृष्टि से भारत PM 2.5 सांद्रता के मामले में 5वें स्थान पे है। ठीक है, याद रखिएगा, भारत 5वें स्थान पे है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार लगातार चौथे वर्ष विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है? नई दिल्ली है। और वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2021 में मध्य एवं दक्षिण एशिया के 15 सबसे प्रदूषित शहरों में से 11 शहर भारतीय हैं। ठीक है, याद रखिएगा, दक्षिण एशिया के 15 सबसे प्रदूषित शहरों में 11 शहर भारत के हैं और भारत का कोई भी शहर WHO वायु गुणवत्ता दिशा निर्देश के तहत विनिर्दिष्ट 5 जो है UG मीटर क्यू के स्तर को प्राप्त नहीं कर सका है। अगला प्रश्न देखिए। भारत की आर्कटिक नीति 17 मार्च 2022 को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा भारत की आर्कटिक नीति की घोषणा की गई, आर्कटिक नीति जारी की गई। इस आर्कटिक नीति का शीर्षक क्या है? भारत और आर्कटिक सतत विकास के लिए साझेदारी का निर्माण। इस नीति का उद्देश्य संसाधन संपन्न और तेजी से बदलते आर्कटिक क्षेत्र के साथ भारत के सहयोग को बढ़ाना है। भारत की आर्कटिक नीति के 6 स्तंभ हैं और वे 6 स्तंभ कौन कौन से हैं? विज्ञान एवं अनुसंधान, जलवायु और पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक और मानव विकास, परिवहन और कनेक्टिविटी, गवर्नेंस और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, राष्ट्रीय क्षमता निर्माण। आपको बता दें कि ये 6 स्तंभों को याद नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन कम से कम ये पता होना चाहिए कि कितने स्तंभ हैं। तो याद रखिएगा कि टोटल जो है 6 स्तंभ हैं। उल्लेखनीय है कि आर्कटिक को सामान्यतः आर्कटिक वृत्त के ऊपर के क्षेत्रों के रूप में संदर्भित किया जाता है और यदि 8 आर्कटिक देशों की बात करें तो इसमें कौन कौन आता है? कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे,
रूस, स्वीडन और अमेरिका, ये क्या है, ये आर्कटिक परिषद के सदस्य हैं, या फिर से ये 8 देश मिल करके आर्कटिक परिषद का निर्माण करते हैं। ठीक है, कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि आर्कटिक परिषद का कौन सा देश सदस्य नहीं है, 4 ऑप्शन दे देता है। तो याद रखिएगा कि ये आर्कटिक परिषद के 8 जो सदस्य देश हैं वो कौन कौन से हैं। भारत के आर्कटिक के साथ जुड़ाव की शुरुआत की करें तो भारत की जो आर्कटिक से जुड़ाव हुई थी वो हुआ था फरवरी 1920 में। फरवरी 1920 में पेरिस में स्वालबार्ड संधि पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी। और भारत ने 2007 में आर्कटिक हेतु अपने प्रथम वैज्ञानिक अभियान को भी लॉन्च किया था। 2008 में स्वालबार्ड स्थित अंतर्राष्ट्रीय आर्कटिक अनुसंधान बेस में भारतीय अनुसंधान स्टेशन हिमाद्री को राष्ट्र को समर्पित किया गया था। 2014 में कांसजॉर्डेन में इंडार्क नामक भारत की प्रथम बहु सेंसर मूर्ड वेधशाला की तैनाती की गई थी। 2016 में भारत की सुदूर उत्तरी अर्थात नॉर्थ इर्नमोस्ट वायुमंडलीय प्रयोगशाला की स्थापना ग्रूव बर्डेड में हुई थी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, डीप ओशन मिशन। 16 मार्च 2022 को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा डीप ओशन मिशन को लॉन्च किया गया था। ये पूछ सकता है कि किस मंत्रालय द्वारा डीप ओशन मिशन लॉन्च किया गया था, तो याद रखिएगा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा डीप ओशन मिशन लॉन्च किया गया था। और इस अभियान को 5 वर्षों की अवधि, कब से कब तक, 2021 से 2026 के लिए चरणबद्ध रूप से लागू किया जाएगा। इस मिशन की जो अनुमानित लागत है वह 4077 करोड़ रुपया है। और इसका जो पहला चरण है, ये जो पहला चरण 3 वर्षों के लिए होगा। ठीक है, कब से कब तक, 2021 से 2024 तक के लिए। और डीप ओशन मिशन एक बहुमंत्रीय स्तरीय बहुविषयक कार्यक्रम है। ठीक है, किसी एक मंत्रालय के अंतर्गत नहीं है, यह बहुमंत्रीय स्तरीय और बहुविषयक, किसी एक विषय को शामिल नहीं किया गया, मतलब बहु विषय को इसमें शामिल किया गया है। डीप ओशन मिशन एक केंद्रीय क्षेत्र की परियोजना है। इस मिशन का जो प्रस्ताव है वह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने किया था, जो इस मिशन के कार्यान्वयन हेतु एक नोडल मंत्रालय है। आपको बता दें कि डीप ओशन मिशन के तहत 3 व्यक्तियों को समुद्र में 6000 मीटर की गहराई तक ले जाने हेतु एक मानव युक्त पनडुब्बी का विकास भी किया जाएगा। ठीक है, अभी तक कुछ चुनिंदा देश जैसे अमेरिका, फ्रांस, जापान, रूस और चीन ही ऐसे प्रौद्योगिकी को विकसित किए हैं, या उनके पास ऐसी प्रौद्योगिकी है। और भारत जो है ऐसी प्रौद्योगिकी को विकसित करने वाला चौथा देश बन गया है, 6ठा देश बन गया है। इसके पहले कितने देश हैं, 5 देश हैं। कौन कौन से, अमेरिका, फ्रांस, जापान, रूस और चाइना। हिंद महासागर में 6000 मीटर की गहराई से पॉलीमेटैलिक नोड्यूल्स के खनन के लिए एक एकीकृत खनन प्रणाली भी विकसित किया जाएगा। और आपको बता दें कि डीप ओशन मिशन और महासागरीय संसाधन के माध्यम से भारत का लक्ष्य क्या है, $100 बिलियन से अधिक ब्लू इकोनॉमी को प्राप्त करना। ठीक है, ये पूछ सकता है कि डीप ओशन मिशन के तहत भारत सरकार द्वारा कितने $1 बिलियन की ब्लू इकोनॉमी को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, तो $100 बिलियन की ब्लू इकोनॉमी को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। डीप ओशन मिशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो के सहयोग से इसको संचालित किया जा रहा है। और संयुक्त राष्ट्र ने 2021 से 2030 को सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान का दशक घोषित किया है। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2021 से 2030 को सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान दशक घोषित किया है। 2019 में प्रतिपादित भारत सरकार के विजन न्यू इंडिया 2030 में भी ब्लू इकोनॉमी को समृद्धि के 10 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक माना गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अरावली जैव विविधता पार्क भारत का प्रथम OECM स्थल घोषित किया गया है, या OECM स्थल है। 2 फरवरी 2022 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के अवसर पर गुरुग्राम स्थित अरावली जैव विविधता पार्क को भारत का पहला OECM स्थल घोषित किया गया है।
ये पूछ सकता है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यह दर्जा अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण अर्थात IUCN द्वारा प्रदान किया जाता है। गुरुग्राम स्थित 40 वर्ष पुराने खनन स्थल को एक शहरी वन में परिवर्तित करने के माध्यम से अरावली जैव विविधता पार्क को विकसित किया गया है। और यह पार्क गुरुग्राम नगर निगम तथा गुरुग्राम नगर निगम एवं IIM गुड़गांव का एक संयुक्त उद्यम है। और यह पार्क लगभग 392 एकड़ क्षेत्र में हरियाणा में विस्तृत है। 2018 में पर्यावरण अनुसंधान और शिक्षा केंद्र CERE के एक अध्ययन के अनुसार यह पार्क दिल्ली NCR की लगभग 7.07% ऑक्सीजन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अप्रैल 2021 में नगर निगम ने 2031 तक के लिए अरावली जैव विविधता पार्क की पारिस्थितिक बहाली और संरक्षण हेतु हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड किसके साथ, हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। ठीक है, यह पार्क एक बड़े कार्बन सिंक का कार्य करता है और विभिन्न अध्ययनों को संचालित करने का एक समृद्ध स्रोत है। ठीक है, चलिए यहाँ देख लेते हैं कि OECM क्या है। OECM इसका पूर्ण रूप क्या है, अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय अर्थात अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स। यह उन क्षेत्रों हेतु एक संरक्षण दर्जा है जो संरक्षित क्षेत्रों के बाहर प्रभावी रूप से जैव विविधता के यथास्थान संरक्षण में सफल रहते हैं। नवंबर 2018 में जैव विविधता पर अभिसमय अर्थात CBD के पक्षकारों के 14वें सम्मेलन में OECD की निम्नलिखित परिभाषाओं को अंगीकृत किया गया था। संरक्षण क्षेत्र की बात करें तो पृथक एक ऐसे भौगोलिक रूप से परिभाषित क्षेत्र जो जैव विविधता के यथास्थान अर्थात इन सीटू संरक्षण हेतु सकारात्मक और दीर्घकालिक परिणाम प्राप्त करने के तरीकों से शासित और प्रबंधित होता है। इन सीटू बता दें आपको कि जैसे जीव या पौधे, उन जीवों या पौधों का उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षण करना इन सीटू कहलाता है, जबकि उनका संरक्षण किसी कृत्रिम या बाहरी स्रोतों में उनका संरक्षण करना, जैसे जीन बैंक हो गए या फिर से वैज्ञानिक जो अनुसंधान ये सब वगैरह जो हो गया, वहाँ पे इनका संरक्षण करना एक्स सीटू कहलाता है, जबकि उनके प्राकृतिक आवास में उनका संरक्षण करना इन सीटू कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नए भारतीय रामसर स्थल 2 फरवरी 2022 को विश्व आर्द्र भूमि दिवस के अवसर पर भारत की 2 नई आर्द्र भूमियों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि की सूची में शामिल किया गया है। और ये 2 आर्द्र भूमियाँ कौन कौन से हैं, खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य और बखिरा वन्यजीव अभयारण्य। इस प्रकार भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या बढ़कर के 49 हो गई है, जो दक्षिण एशिया में सबसे अधिक है। भारत के इन 49 रामसर स्थलों के अंतर्गत कुल कितना है, ये स्थल जो है ये 10,93,636 हेक्टेयर क्षेत्र को आच्छादित किया गया है। खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य मीठे पानी की आर्द्र भूमि है जो जामनगर जिला गुजरात में कच्छ की खाड़ी के तट के निकट स्थित है। ठीक है, बखिरा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले में स्थित है। यह पूर्वी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक बाढ़ मैदान आर्द्र भूमि है। इस प्रकार अब उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर के 10 हो गई है। और आपको बता दें कि भारत में सबसे अधिक रामसर स्थलों की संख्या भी उत्तर प्रदेश में हो गई। ठीक है, इसके पूर्व 14 अगस्त 2021 को भारत में 4 नए आर्द्र भूमियों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि के रूप में निर्दिष्ट किया गया था। और यह नवनिर्मित 4 जो रामसर स्थल हैं, यह गुजरात के 2 हैं, कौन, बधावन आर्द्र भूमि और थोल वन्यजीव अभयारण्य। और हरियाणा के भी 2 हैं, कौन, भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। बधावन आर्द्र भूमि गुजरात के बड़ोदरा जिले की डाभोई तहसील में स्थित है। 100 वर्षों से अधिक पुरानी इस मानव निर्मित आर्द्र भूमि का निर्माण 1909-10 में तत्कालीन बड़ौदा राज्य के शासक सयाजीराव गायकवाड़ III ने करवाया था। थोल झील वन्यजीव अभयारण्य गुजरात के मेहसाणा जिले में स्थित है। थोल झील मानव निर्मित उथले जल की छोटी झील है जिसमें नर्मदा नदी के साथ साथ
वर्षा के माध्यम से जल एकत्र होता है। वर्ष 2012 में सिंचाई के उद्देश्य से निर्मित इस झील को 1988 में वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था। भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य मानव निर्मित मीठे पानी की आर्द्रभूमि है और यह हरियाणा में स्थित सबसे बड़ी आर्द्रभूमि है, जो हरियाणा के झज्जर जिले में स्थित है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सत्यमंगलम बाघ अभयारण्य को TX2 अवार्ड प्रदान किया गया। 25 जनवरी 2022 को एक जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारत के सत्यमंगलम बाघ अभयारण्य को प्रतिष्ठित TX2 अवार्ड प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त बर्दिया नेशनल पार्क नेपाल को भी TX2 अवार्ड प्रदान किया गया है। साथियों, ये भारत का जो है सत्यमंगलम बाघ अभयारण्य, ये तो सबको याद होगा, लेकिन ये पूछ सकता है कि इसके साथ अन्य मतलब अदर किसको जो है यह अवार्ड प्रदान किया गया। तो याद रखिएगा कि नेपाल के बर्दिया नेशनल पार्क को भी यह अवार्ड प्रदान किया गया। ठीक है, और यह दोनों स्थलों को 2010 की तुलना में बाघों की आबादी में दुगनी वृद्धि करने के लिए दिया गया है। और भारत में सत्यमंगलम बाघ अभयारण्य के पहले किसे यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, उसे भी TX2 पुरस्कार बाघों की संख्या में वृद्धि करने के लिए प्राप्त हुआ है। नेपाल में स्थित खाटा वन संरक्षण क्षेत्र को बाघ संरक्षण उत्कृष्टता अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। सत्यमंगलम बाघ अभयारण्य तमिलनाडु के ईरोड जिले में स्थित है, जिसे 2013 में बाघ अभयारण्य घोषित किया गया था। यह जो अभयारण्य है वह नीलगिरी जैवमंडल भूदृश्य का अंग है, जहां विश्व में बाघों की सबसे बड़ी आबादी पाई जाती है। 2011 में इस बाघ अभयारण्य में मात्र 25 बाघ ही थे, लेकिन वर्तमान में यहाँ बाघों की संख्या बढ़ करके 80 हो गई है। TX2 अवार्ड देखिए, TX2 बाघ संरक्षण अवार्ड निम्न संगठनों कार्यक्रमों की भागीदारी से प्रदान किया जाता है, जिसमें कौन कौन से CATS, फौना एंड फ्लोरा इंटरनेशनल, ग्लोबल टाइगर, आयुषियन एकीकृत बाघ आवास संरक्षण कार्यक्रम, पैंथेरा तथा UNDP लॉयंस शेयर वन्यजीव संरक्षण सोसाइटी और WWF, इनके सहयोग से यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021। भारत की 17वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2021 13 जनवरी 2022 को जारी की गई। देश का कुल वन और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र की बात करें तो 8,09,537 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.62% है। और देश में कुल वनावरण की बात करें तो 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.71% है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के 21.71% भाग पर वनावरण तथा 2.91% भाग पर वृक्षावरण है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में अभिलिखित वन क्षेत्र कितना है, 14,817.89 वर्ग किलोमीटर, जो उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 6.15 लगभग 7% है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के राज्यों के क्षेत्रफल में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाला राज्य कौन है, मिजोरम है, जहां के 84.53% भाग पर वनावरण है। और इसके बाद अरुणाचल प्रदेश आता है 89.33%, लगभग 80%। मेघालय तीसरे स्थान पे आता है। ISFR भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 5 राज्यों की बात करें तो मध्य प्रदेश पहले स्थान पे, अरुणाचल प्रदेश दूसरे, छत्तीसगढ़ तीसरे, ओडिशा चौथे और महाराष्ट्र 5वें स्थान पे है। और ISFR 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल वृक्षावरण 7,421 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3.08% है। ISFR 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण क्षेत्रफल 22,338.89 वर्ग किलोमीटर है। ISFR 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वनावरण प्रतिशतता वाले जिले क्रमशः भदोही, मैनपुरी और देवरिया हैं।
और ISFR 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बनावट और प्रतिशतता वाले जिले कौन कौन से हैं? सोनभद्र, चंदौली और चित्रकूट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। काजुवेली आर्द्रभूमि तमिलनाडु का 16वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है। दिसंबर 2021 में तमिलनाडु सरकार द्वारा काजुवेली आर्द्रभूमि को राज्य का 16वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है। 2021 में तमिलनाडु सरकार द्वारा काजुवेली आर्द्रभूमि को राज्य का 16वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया। इसकी घोषणा तमिलनाडु के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा किया गया। काजुवेली आर्द्रभूमि को पक्षी अभयारण्य घोषित करने हेतु अधिसूचना वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 18 फर्स्ट के तहत जारी किया गया था। यह आर्द्रभूमि तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले के वनूर एवं मरक्कनम तालुका में स्थित है। वनूर और मरक्कनम तालुका के 5151.60 हेक्टेयर संयुक्त क्षेत्र को पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है। यह अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि है। यह तमिलनाडु के पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी के निकट स्थित है। इस आर्द्रभूमि को पुलिकट झील के बाद दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील के रूप में भी जाना जाता है। यह आर्द्रभूमि काली पूंछ वाली चचूकी, यूरेशियन कर्ल्यू, सफ़ेद सॉरस आदि मध्य एशियाई एवं साइबेरियाई जैसे ठंडे उप आर्कटिक क्षेत्रों में प्रवासी पक्षियों के लिए आहार स्थल है। चलिए अगला देखते हैं। नए वैश्विक वायु गुणवत्ता दिशा निर्देश 22 सितंबर 2021 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नए वायु गुणवत्ता दिशा निर्देश जारी किया। इस दिशा निर्देश के तहत 6 प्रमुख वायु प्रदूषकों जैसे ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, PM 2.5 एवं PM 10 के लिए और अधिक कठोर मानक की घोषणा की। यह दिशा निर्देश प्रमुख वायु प्रदूषकों के स्तरों में कटौती के माध्यम से मनुष्य के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए नए वायु गुणवत्ता मानकों को सिफारिश करता है। WHO के नए मानक क्या हैं? PM 2.5 का वार्षिक औसत 5 म्यूजी मीटर क्यूब, PM 10 का वार्षिक औसत जो है 15 म्यूजी प्रति मीटर क्यूब, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का वार्षिक औसत 10, सल्फर डाइऑक्साइड का दैनिक औसत 40, कार्बन मोनोऑक्साइड का दैनिक औसत 4 और ओजोन का जो औसत है वो 60 होना चाहिए। भारत में वायु के गुणवत्ता स्तर को मापने के लिए राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक को निर्धारित किया गया है। चलिए अगला देखते हैं। स्मॉग टावर 7 सितंबर 2021 को नीले आकाश हेतु स्वच्छ वायु के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने आनंद विहार नई दिल्ली में भारत के पहले क्रियाशील स्मॉग टावर का उद्घाटन किया। नीले आकाश हेतु स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 का विषय है स्वस्थ वायु स्वस्थ ग्रह। स्मॉग टावर एक संरचना है जिसे एयर प्यूरीफायर के रूप में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए निर्मित किया गया है। आनंद विहार स्थित 20 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले स्मॉग टावर डाउन ड्राफ्ट प्रकार का है, अर्थात प्रदूषित हवा टावर के ऊपरी भाग से प्रवेश करती है और निचले भाग से साफ हवा बाहर निकलती है। टावर का निर्माण परियोजना प्रबंधन सलाहकार के रूप में NBCC इंडिया लिमिटेड के साथ टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया गया है। इसी अवसर पर राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत गैर प्राप्ति शहर में वायु प्रदूषण के नियमन के लिए प्रण नामक नए पोर्टल का शुभारंभ भी किया गया है। ये पूछ सकता है कि प्रण पोर्टल का संबंध किससे, तो याद रखिएगा ये जो स्मॉग टावर लगाया गया है वायु की गुणवत्ता इसके से संबंधित है प्रण पोर्टल। उत्तर प्रदेश का जो पहला स्मॉग टावर है वह नवंबर 2021 में नोएडा में स्थापित किया गया था। अन्य स्मॉग टावर की बात करें तो 7 सितंबर 2021 को केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में स्मॉग टावर का उद्घाटन किया गया था। 23 अगस्त 2021 को स्मॉग टावर का उद्घाटन कनॉट प्लेस नई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा किया गया था। चलिए अगला देखते हैं पराग कैलेंडर क्या है। 6 सितंबर 2021 को पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च और पंजाब विश्वविद्यालय ने
चंडीगढ़ के लिए एक पराग कैलेंडर विकसित किया। यह भारत के किसी शहर के लिए अपनी तरह का पहला प्रयास है। पराग कैलेंडर को लगभग 2 वर्षों तक वायुजनित पराग और इसके मौसमी बदलावों का अध्ययन करने के बाद बनाया गया है। पराग कैलेंडर एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में मौजूद वायुजनित परागकणों की समय गतिशीलता का प्रतिनिधित्व करता है। परागकण नर जैविक संरचनाएं होती हैं जिनकी निषेचन में प्रमुख भूमिका होती है, किंतु श्वसन के समय शरीर के अंदर प्रवेश कर एलर्जी का कारण बनती हैं। चलिए अगला देखते हैं। प्रथम डुगोग संरक्षण रिजर्व 3 सितंबर 2021 को तमिलनाडु सरकार ने देश में पहले डुगोग संरक्षण की स्थापना की घोषणा की। इस डुगोग संरक्षण केंद्र का जो क्षेत्रफल है वह 500 किलोमीटर का है। आदि रामपट्टिनम से आमापट्टिनम तक पाक की खाड़ी तथा मन्नार की खाड़ी के मरीन क्षेत्र में यह विकसित किया गया है, विस्तृत है। भारतीय वन्यजीव संस्थान के अनुसार डुगोग भारत में मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी तथा अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। डुगोग अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण अर्थात IUCN द्वारा जारी की जाने वाली लाल सूची में सुभेद अर्थात वल्नरेबल श्रेणी में शामिल है। डुगोग एक स्तनपायी जलीय जीव है जिसे समुद्री गाय के रूप में भी जाना जाता है और प्रतिवर्ष डुगोग दिवस जो है 28 मई को प्रतिवर्ष डुगोग दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। शीशायुक्त पेट्रोल से वैश्विक मुक्त 30 अगस्त 2021 को 20 वर्ष चले लंबे अभिसमय के पश्चात संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम अर्थात UNEP ने विश्व के शीशायुक्त पेट्रोल से मुक्त घोषित कर दिया। जुलाई 2021 में अल्जीरिया शीशायुक्त पेट्रोल के प्रयोग की समाप्ति की घोषणा करने वाला अंतिम देश बना है। याद रखिएगा कि अंतिम देश कौन है, तो अल्जीरिया अंतिम देश है। शीशायुक्त पेट्रोल के प्रयोग की शुरुआत 1922 में हुई और 1970 तक संपूर्ण विश्व शीशायुक्त पेट्रोल का प्रयोग कर रहा था। 2002 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने विभिन्न देशों की सरकारों, पर्यावरण कार्यकर्ताओं एवं सभा हितधारकों की भागीदारी के साथ विश्व भर में शीशायुक्त पेट्रोल के विरुद्ध स्वस्थ ईंधन एवं वाहन अभिसमय प्रारंभ किया। चलिए अगला देखते हैं। रामप्पा मंदिर तथा धौलावीरा को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की 44वीं वार्षिक बैठक जो 16 से 31 जुलाई 2021 के मध्य चीन के फुझोऊ में संपन्न हुआ था, इसमें विश्व धरोहर समिति की विश्व भर के कुल 34 नए स्थलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया और इसमें 29 सांस्कृतिक तथा 5 प्राकृतिक स्थल शामिल हैं। इन नए स्थलों को शामिल करने के बाद विश्व के 167 देशों में विश्व धरोहर स्थलों की कुल संख्या बढ़कर के 1154 हो गई है, जिसमें 7 सांस्कृतिक, 218 प्राकृतिक स्थल तथा मिश्रित स्थल शामिल हैं। ध्यातव्य है कि इस बैठक में ब्रिटेन की लिवरपूल मैरीटाइम मार्केंटाइल सिटी से विश्व धरोहर का दर्जा छीन लिया गया है। देखिए, विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है, ये सबको पता होगा, लेकिन ये पूछ सकता है कि किससे जो है विश्व धरोहर स्थल की जो दर्जा है वो छीना गया है। तो याद रखिएगा, ब्रिटेन के जो लिवरपूल मैरीटाइम मर्केंटाइल सिटी है, इससे विश्व धरोहर का दर्जा छीन लिया गया है। 2004 में विश्व धरोहर सूची में इसे शामिल किया गया था और इसी के साथ विश्व धरोहर स्थल का दर्जा खोने वाला विश्व का यह तीसरा स्थल बन गया है। ऐसे 2 स्थल कौन हैं? जर्मनी की ड्रेसडेन स्थित एल्ब घाटी और ओमान की अरेबियन ओरिक्स सेंचुरी। विश्व धरोहर समिति के 44वीं बैठक के दौरान भारत के 2 नए स्थल कौन कौन से? रामप्पा मंदिर जो तेलंगाना में स्थित है और सैंध स्थल अर्थात धौलावीरा जो गुजरात में स्थित है। रामप्पा मंदिर को भारत का 39वां और धौलावीरा को 40वां स्थल घोषित किया गया है और इसी के साथ भारत ने विश्व धरोहर स्थलों की संख्या के साथ सुपर 40 के क्लब में शामिल हो गया है। भारत के कुल 40 स्थलों में 32 स्थल प्राकृतिक 32 स्थल जो है वह कृत्रिम है, 7 स्थल प्राकृतिक हैं और 1 मिश्रित है। सुपर 40 क्लब ऐसे देशों का समूह है जिनमें कम से कम 40 स्थल यूनेस्को की इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल हैं। भारत के अतिरिक्त इटली में 58, फ्रांस में 49, जर्मनी में 51, स्पेन में 49, चीन में 56 ऐसे देश हैं जो सुपर 40 क्लब में शामिल हैं। काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर तेलंगाना राज्य के मुलुगु जिले के पालमपेट गांव में अवस्थित है। काकतीय राजवंश के शिल्प कौशल का यह अद्वितीय उदाहरण है।
इसका निर्माण 1213 ईस्वी में काकतीय शासक गणपति देव के सेनापति रेचारल रुद्र द्वारा करवाया गया था। 40 वर्षों तक इस मंदिर के निर्माण में लगे रहे मुख्य का मूर्तिकार रामप्पा के नाम पर ही इसका नाम रामप्पा मंदिर रखा गया। यहाँ के स्थापित देवता रामलिंगेश्वर स्वामी हैं। इसे रामलिंगेश्वर स्वामी मंदिर भी कहा जाता है। शिव मंदिर होने के कारण इसे रुद्रेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। मार्को पोलो द्वारा इस मंदिर को दक्कन के मध्ययुगीन मंदिरों की आकाशगंगा की सबसे चमकीला तारा कहा गया था। 27 जुलाई 2021 को गुजरात के कच्छ जिले में स्थित धौलावीरा एक हड़प्पा कालीन शहर को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। विश्व धरोहर सूची या स्थलों की सूची में शामिल होने वाले सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा भारत का पहला स्थल है। पाकिस्तान स्थित मोहनजोदड़ो प्रथम हड़प्पाई स्थल है, जिसे 1980 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। यह सैन्य सभ्यता का 5वां सबसे बड़ा नगर कौन? धौलावीरा। भारत में केवल हरियाणा का राखीगढ़ी और पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा एवं गढ़वारी वाला ही ऐसे हड़प्पा कालीन स्थल हैं जो धौलावीरा से बड़े हैं। धौलावीरा की खोज 1967-68 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पूर्व महानिदेशक जगपति जोशी ने किया था और यह कच्छ के महान रण में स्थित है तथा कर्क रेखा इससे होकर गुजरती है। गुजरात में स्थित अन्य विश्व धरोहर स्थलों की बात करें तो अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर, चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क और रानी की वाव। विश्व धरोहर समिति की 44वीं बैठक के दौरान ही रोमानिया के रोसिया मोन्टाना माइनिंग लैंडस्केप को विश्व धरोहर सूची में साथ साथ संकटग्रस्त वैश्विक धरोहर की सूची में भी शामिल किया गया। वर्तमान में संकटग्रस्त वैश्विक धरोहरों की सूची में कुल 52 स्थल हैं। चलिए अगला देखते हैं। 14 बाघ या अभयारण्यों को CATS की मान्यता प्रदान की गई। 29 जुलाई 2021 को पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार उत्कृष्ट बाघ संरक्षण प्रयासों हेतु भारत के 14 बाघ या अभयारण्यों की मान्यता प्रदान की गई। भारत के जिन 14 बाघ या अभयारण्यों को CATS की मान्यता प्रदान की गई है वो निम्नलिखित है। कौन कौन से हैं? मानस, काजीरंगा और ओरांग असम में स्थित है। सतपुड़ा, कान्हा और पन्ना मध्य प्रदेश में स्थित है। पेंच महाराष्ट्र में स्थित है। वाल्मीकि बिहार में। दुधवा उत्तर प्रदेश में। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में। पराम्बिकुलम केरल में। मुदुमलाई और अन्नामलाई तमिलनाडु में। बादीपुर कर्नाटक में। इन 14 बाघ या अभयारण्यों से पूर्व भारत के 3 अन्य स्थलों को भी CATS की मान्यता प्राप्त हो चुकी है और ये कौन कौन से हैं? लैंसडाउन वन प्रभाग उत्तराखंड, रामनगर वन प्रभाग उत्तराखंड और 24 परगना दक्षिण वन प्रभाग पश्चिम बंगाल। नेपाल के चितवन राष्ट्रीय उद्यान एवं सिखोते अलीन राष्ट्रीय उद्यान रूस को भी CATS की मान्यता प्राप्त हुई है। 13 टाइगर रेंजों की बात करें तो भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, वियतनाम, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, चीन और रूस 13 टाइगर रिजर्व देशों की सूची में शामिल हैं। CATS की बात करें तो कंजर्वेशन एक्यूज्ड टाइगर स्टैंडर्ड बाघ संरक्षण में संलग्न किसी क्षेत्र स्थल के लिए एक स्वैच्छिक एवं स्वतंत्र योजना है। वास्तव में यह एक ऐसा वैश्विक रूप से स्वीकार्य संरक्षण साधन है जो बाघों के प्रबंधन के लिए सर्वश्रेष्ठ मानक निर्धारित करता है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF ये बाघ एवं संरक्षण क्षेत्र विशेषज्ञों द्वारा इसे विकसित किया गया है और यह 13 टाइगर रेंज देशों के बाघ संरक्षण क्षेत्रों में प्रबंधन की प्रभावकारिता में सुधार हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों को प्रोत्साहन प्रदान करता है। CATS को आधारित रूप से वर्ष 2013 में लॉन्च किया गया था। बाघ संरक्षण क्षेत्रों के प्रभावी प्रबंधन हेतु इसे 7 स्तंभों एवं 17 तत्वों में व्यवस्थित किया गया है। CATS 2022 तक जंगली बाघों की संख्या को दोगुना करने के वैश्विक लक्ष्य का महत्वपूर्ण अंग है। वर्तमान में 13 में से 7 टाइगर रेंज देश यथा कौन कौन? बांग्लादेश, भूटान, चाइना, भारत, मलेशिया, नेपाल, रूस आदि CATS योजना के कार्यान्वित किए जा रहे हैं। UNFF 26 नवंबर या 26 से 29 अप्रैल 2021 के मध्य न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में वनों पर संयुक्त राष्ट्र मंच का 16वां सत्र आयोजित किया गया। वन हेतु संयुक्त राष्ट्र रणनीतिक योजना 2017
से 30 की प्रगति की समीक्षा के दौरान इसमें जो है वो इसको शामिल किया गया है। वनों हेतु संयुक्त राष्ट्र रणनीतिक योजना 2017 से 30 में 6 वैश्विक वन लक्ष्य तथा 26 संबंध लक्ष्य शामिल हैं। 6 वैश्विक वन लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में हो रही प्रगति का पहला आकलन उपलब्ध कराने वाली रिपोर्ट ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2021 है। 26 अप्रैल 2021 को ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2021 जारी की गई। वैश्विक वन लक्ष्यों हेतु विश्व भर में वर्ष 2030 तक वन क्षेत्र में 3% की वृद्धि को प्रस्तावित किया गया है। चलिए अगला देखिए, प्लेटिपस अभयारण्य। मार्च 2021 में ऑस्ट्रेलिया के संरक्षणवादियों द्वारा प्लेटिपस के लिए विश्व का प्रथम अभयारण्य स्थापित किया गया। इस योजना में टरोंगा कंजर्वेशन सोसाइटी तथा न्यू साउथ वेल्स राज्य सरकार शामिल है। योजना के अंतर्गत 2022 तक सिडनी से 391 किलोमीटर दूर अर्ध जलीय जीवों के लिए विशेषज्ञ सुविधा तालाब आदि स्थापित किए जाएंगे। इस अभयारण्य में 65 प्लेटिपस रखे जाने की योजना है। प्लेटिपस का वैज्ञानिक नाम ऑर्निथोरिकस एनाटाइन्स है। यह सामान्यतः अंडे देने वाला एक जहरीला स्तनधारी जीव है जो नदियों के समीप पाया जाता है और IUCN की रेड लिस्ट में इसे निकट संकटग्रस्त की श्रेणी में रखा गया है। अगला देखिए, देश का 51वां बाघ अभयारण्य। 8 फरवरी 2021 को तमिलनाडु सरकार ने राज्य के 5वें बाघ अभयारण्य की स्थापना हेतु अधिसूचना जारी की। इस अभयारण्य का नाम श्री विल्लीपुथूर मेघामलाई है और यह देश का 51वां बाघ अभयारण्य है। श्री विल्लीपुथूर सफ़ेद विशाल गिलहरी वन्यजीव अभयारण्य और मेघामलाई वन्यजीव अभयारण्य के 1,01,657.13 हेक्टेयर क्षेत्र को सम्मिलित कर बाघ अभयारण्य का सृजन करता है। 2016 में अरुणाचल प्रदेश सरकार ने अधिसूचना जारी कर कमलांग वन्यजीव अभयारण्य को बाघ अभयारण्य का दर्जा प्रदान किया था, जो भारत का 50वां बाघ अभयारण्य था। श्री विल्लीपुथूर मेघामलाई बाघ अभयारण्य की बात करें तो आंतरिक क्षेत्र, बफर क्षेत्र और संपूर्ण बाघ अभयारण्य का क्षेत्र इसमें शामिल किया गया है। तमिलनाडु में स्थित एवं बाघ अभयारण्यों की बात करें तो तमिलनाडु में कितने बाघ अभयारण्य कौन कौन से हैं, तो कलक्कड़ मुदुथुरई 17वां बाघ अभयारण्य है जिसे 2007 में शामिल किया गया था। 29वां अन्नामलाई 2007, इसे भी 2007 में शामिल किया गया था। 36वां मुदुमलाई, इसे भी 2007 में शामिल किया गया था। और 42वां सत्यमंगलम जिसे 2013 में, और 51वां श्री विल्लीपुथूर मेघामलाई जिसे 2021 में शामिल किया गया है। नवीनतम बाघ गणना के अनुसार 2018 में भारत में बाघों की संख्या 2967 थी। भारत में बाघों की सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश में है और सर्वाधिक बाघ अभयारण्य मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में है। कितने हैं? 6 हैं। ये था आज का लास्ट। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ऐसे वीडियो प्राप्त करने के लिए बेहतरीन, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए। पूरे घटना चक्र को कवर कर लिया जाएगा जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। और आपको पता ही होगा कि परीक्षाओं में ये जो करंट अफेयर है उनका वेटेज बढ़ता जा रहा है। इस दृष्टि से करंट अफेयर को कवर करना बहुत ही ज़रूरी है। परीक्षा के पहले 2 से 3 बार इस वीडियो को देख लेने के बाद आप लोगों के सारे कन्फ्यूजन से हो जाएंगे, डाउट क्लियर हो जाएंगे और इससे परीक्षा में जो है आप लोगों को अनिवार्य रूप से लाभ मिलेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।